हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य IAS PCS में। और जैसे कि दोस्तों मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करा रहा था और मैंने आपको जो कांग्रेस में उदारवादी विचारधारा है उसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। और आज का जो अपना टॉपिक है दोस्तों, आज हम कांग्रेस में जो उग्रवादी आंदोलन है या उग्रवादी विचारधारा है उसे पढ़ेंगे। जो एक्सट्रीमिस्ट आपके पास मूवमेंट चला, मतलब जो कांग्रेस का जो उदारवादी मतलब उग्रवादी चरण है उसे हम पढ़ेंगे। उदारवादी चरण को हमने पढ़ा जो 1885 से 1905 तक चला था। और उसके बाद जो आपके पास 1905 के बाद स्वदेशी आंदोलन के टाइम पर जो शुरू चीज़ें होती हैं या उसके बाद चीज़ें आपके पास डेवलप होती हैं उसे उग्रवादी चरण जो है कांग्रेस का कहा जा रहा होता है महात्मा गांधी तक। ठीक है नहीं, क्योंकि ये जो उग्रवादी चरण है इसने ही महात्मा गांधी के लिए एक बेस का काम किया, उनके मूवमेंट के लिए एक बेस का काम किया। क्योंकि यहाँ पर जो राजनीतिक पद्धतियाँ अपनाई गई उनका जो है महात्मा गांधी जी ने अपने मूवमेंट में काफ़ी उनका यूज़ किया। पर आज हम देखेंगे कि जो उदारवादी चरण था आखिर ऐसी क्या वजह रही कि जो कांग्रेस में जो लीडर थे या कांग्रेस से जो लोग जुड़े हुए थे उनकी जो विचारधारा थी वो उग्रवादी रास्ते पर कैसे आई। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे इस चीज़ को कि जो उग्रवादी विचारधारा है उसके उदय के क्या कारण थे, उनकी क्या विचारधारा थी या कार्य पद्धति थी, इस बात के बारे में हम पढ़ेंगे। और आपके पास मूल्यांकन करेंगे कि ये जो उग्रवादी चरण रहा उसकी क्या अपनी सीमाएं रहीं, क्या उनका राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान रहा। तो इन सारे टॉपिक पे आज हम इस डिस्कस करेंगे। और देखो, वो कहते हैं कि भारत जैसे विशाल देश को आज़ाद कराने में जो राष्ट्रीय मूवमेंट चल रहा था वो आपके पास समय समय पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन से गुजरा। और ये उग्रवादी जो चरण है वो भी कांग्रेस में ही परिवर्तन का एक रूप है। जैसे हमने उदारवादी को पढ़ा था और उसी प्रकार से हम उग्रवादी चरण जो है वो कांग्रेस के अंदर ही परिवर्तन है। और इन जो कांग्रेस संगठन मजबूत हुआ है इन धाराओं से गुजरकर। और हमने देखा कि आपके पास कांग्रेस का विभाजन भी होता है और फिर राष्ट्रीय मूवमेंट में जो है दोनों ग्रुप, नरम दल और गर्म दल, इसे उग्रवादी जो विचारधारा मानने वाले आपके पास लोग थे उन्हें गर्म दल बोला जाता था। और जो आपके पास उदारवादी विचार को मानने वाले जो लोग थे वो आपके पास उन्हें नर्म दल बोला जाता था। ठीक है नहीं, तो दोनों ही पद्धतियों को हम पढ़ा हमने उदारवादी को, आज हम पढ़ेंगे उग्रवादी को। अब बात ये आती है कि उग्रवादी चरण का क्या कारण है उसके उदय होने के। तो पहला कारण तो उदय होने का यही था कि कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में और 20 वर्ष गुजर जाते हैं 1905 तक, लेकिन कांग्रेस को कोई भी राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। यानी कि कांग्रेस के जो लोग थे ना तो वो आंदोलन को, राष्ट्रीय आंदोलन को जन जन तक पहुंचा पाए, जनता तक पहुंचा पाए, केवल मध्यम वर्ग तक वो आपके पास आंदोलन रहा, केवल शहरों तक। ठीक है नहीं, लोगों तक वहाँ वो नहीं पहुंच पाए। और उसके बाद कोई उनके माध्यम से जो भी उन्होंने प्रार्थना पत्र या स्मरण पत्र दिए जो ब्रिटिश हुकूमत थी, तो ब्रिटिश हुकूमत जो है उन्हें कोई ज़्यादा वैल्यू देती नहीं थी। ठीक है नहीं, क्योंकि वो तो तलवार के बल पर भारत में जो है शासन किया जा रहा था। तो इस टाइप की जो उदारवादी विचार थे तो ब्रिटिश सरकार अपने हिसाब से उस पर कार्रवाई करती थी। तो ये भी एक कारण रहा। फिर उसके बाद ब्रिटिश शासन का शोषणकारी स्वरूप जैसे सामने आया। दादाभाई नेहरू ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। तो ये और आपके पास ये चीज़ें निकल के आई कि भारत जो आज गरीब है वो केवल अपने कारण नहीं है, वो ब्रिटिश सरकार के कारण है, ब्रिटिश शासन के कारण है। और भारत का जो धन है वो विदेशों में ले जाया जा रहा है। हमारे यहाँ जो गरीबी, भुखमरी, अकाल जैसी व्यवस्था है उन सब के पीछे जो है वो ब्रिटिश शासन ही है। तो ब्रिटिश शासन का ये शोषणकारी रूप भी जो है वो सामने आया। और उसके बाद विभिन्न धर्म सुधार आंदोलन जो चले, चाहे वो आपके पास आर्य समाज का आंदोलन हो, दयानंद सरस्वती ने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है और बुरे से बुरा देसी शासन भी जो है आप अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से अच्छा होता है। तो इस टाइप के, और स्वामी विवेकानंद ने भी आपके पास कहा कि भारत को अगर आज़ाद होना है तो हिंदू मुस्लिम को एक हो जाना चाहिए। और आत्म बल पर विशेष मतलब बल दिया गया, आत्मसम्मान पर विशेष बल दिया गया। तो विभिन्न धार्मिक सुधार आंदोलन ने भी लोगों के मन में, युवाओं के मन में जो है राष्ट्रीय चेतना का विकास किया और उसे उग्र बनाया।
जैसे कि जो दयानंद सरस्वती हैं उन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है, ठीक है नहीं। तो इस टाइप के जो विचार थे, और भी स्वामी विवेकानंद हुए, ठीक है नहीं, और भी धार्मिक आंदोलन हुए, तो उनके माध्यम से केवल एक भारतीयों में जो राष्ट्रीय चेतना का विकास किया गया, और वो जो राष्ट्रीय चेतना का विकास है उसमें जो उग्रता का भाव निकल कर आया, तो वो भी एक उग्रवादी आंदोलन का मुख्य कारण बना। उसके बाद स्वयं के प्रतिनिधियों द्वारा अधिकारों की प्राप्ति पर बल, यानी कि 20 वर्ष का जो कांग्रेस का उदारवादी चरण था उसे देखा, जो उग्रवादी नेता थे उन्होंने देखा कि कुछ नहीं, मतलब वो एक प्रकार से मांगों से या प्रार्थना पत्र से कुछ नहीं होने वाला, और इसे उन्होंने क्या कहा, भिक्षावृत्ति कहा। इस चीज को उन्होंने भिक्षावृत्ति कहा कि आप केवल याचना करने से कुछ नहीं होगा, अब हमें स्वयं के प्रतिनिधियों द्वारा ही अपने अधिकारों को प्राप्त करना होगा, भारत की आज़ादी को प्राप्त करना होगा। तो ये भी एक आपके पास कारण रहा। आत्मबल पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया। फिर बाल गंगाधर तिलक पर 1908 ईस्वी में जो है क्या आपके पास मुकदमा चलाया गया, राजद्रोह का केस लगाया गया। तो इससे क्या हुआ, जब राजद्रोह का केस उन पर लगाया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया, तो जन भावना जो है वो इन उग्रवादी नेताओं के साथ जुड़ गई। कौन कौन थे उग्रवादी नेता, आपके पास बाल गंगाधर तिलक थे, और लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इन्हें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो चरण था उसमें उग्रवादी नेताओं की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है नहीं। बाल लाल पाल, ये आपने काफी सुना होगा। उसके बाद एक बात ये थी कि जैसा कि भारतीयों को ये कहा जाता था कि यूरोपीय मतलब वो हार नहीं सकते, यानी कि यूरोपीय जो है वो अपराजय हैं। लेकिन इंटरनेशनल जो घटनाक्रम हुए, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम हुए, जैसे कि इथोपिया ने इटली को हरा दिया, जापान ने रूस को हरा दिया, तो इन सब कारणों, मतलब जो इंटरनेशनल ये घटना हो रही हैं कि इथोपिया ने इटली को हरा दिया, जापान ने रूस को हरा दिया, तो इन सब के कारण एक संदेश गया भारतीयों में भी कि ये जो यूरोपीय हैं, ये जो गोरी चमड़ी वाले लोग हैं, ये अपराजय नहीं है, इन्हें हराया जा सकता है। तो ब्रिटेन की जो सत्ता भारत पे थी वो जोर जबरदस्ती वाली सत्ता थी, तलवार के बल पर थी। और हमारे जो भारतीय लोग थे, हम जो भारतीय थे, वो ये मान के चलते थे कि ये जो ब्रिटिश शासन है इसे उखाड़ के फेंका नहीं जा सकता। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुए तो भारतीयों के मन में ये एक विचार पैदा हुआ कि अगर सारे भारतीय जो है एक साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करें, और जो क्रांतिकारी संगठन थे उन्होंने ये कहा भी गया कि जैसे बारेंद्र कुमार घोष ने ये कहा कि आपके पास अगर 30 करोड़ भारतीय अपने 60 करोड़ हाथ उठा लें तो अंग्रेज जो है भारत से भाग जाएंगे, ठीक है नहीं। तो इस टाइप के जो आपके पास घटनाक्रम चल रहे थे उनसे भी भारतीयों के मन में एक विश्वास गया कि ब्रिटिश शासन को भगाया जा सकता है या भारत को आज़ाद कराया जा सकता है। तो ये प्रमुख नेता आपके पास बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये प्रमुख उग्रवादी नेता रहे, ठीक है नहीं। अब बात करेंगे विचारधारा क्या थी इनकी, कार्य पद्धति क्या थी। तो कार्य पद्धति, एक विचारधारा ये थी कि उग्रवादी जो नेता थे तो वो अंग्रेजों से घृणा करते थे। वो ये मानते थे कि ये जो अंग्रेज हैं ये हम पर जो भी भारत की आपके पास गरीबी है, भूखमरी है, या भारत के लोग निर्धन हैं या गरीबी में जीवन काट रहे हैं, अकाल में मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, इन सब का कारण ये अंग्रेज ही हैं। क्योंकि हम पर जो विदेशी शासन है वही हमारी और भारत की अवनति का मूल कारण है। इसलिए अंग्रेजों से जो है उग्रवादी नेता घृणा करते थे तथा भारत की मुक्ति के लिए स्वयं के प्रतिनिधियों पर बल देते थे। आत्म बलिदान की भावना को आपके पास रखते थे कि अगर भारत अंग्रेजों से मुक्त होगा तो हम सबके प्रतिनिधियों के माध्यम से ही होगा, भीख मांगने से भारत कोई अंग्रेज कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है नहीं। और उग्रवादी नेताओं की भी आलोचना इसलिए करते थे क्योंकि वो प्रार्थना पत्रों के माध्यम से आपकी रिक्वेस्ट करते थे, और ये उग्रवादी नेता ये कहते थे कि भाई ये भिक्षावृत्ति वाला सिस्टम नहीं चलेगा, अंग्रेज आपको कुछ भी नहीं देने वाले हैं ऐसे, ठीक है नहीं। उसके बाद उग्रवादी नेताओं ने स्वराज को, यानी स्वराज को मतलब अपने राज को अपना लक्ष्य घोषित किया, और तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये तिलक ने नारा दिया होम रूल लीग के टाइम पर कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार, और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो ये इस टाइप के स्वराज को इन्होंने अपने जो है केंद्र में रखा, यानी कि भारत की पूर्ण आज़ादी की बात। उसके बाद ये जो मांगों के लिए प्रार्थना पत्र और स्मरण पत्र दिए जाते थे, इन्होंने उग्रवादी नेताओं ने जो उदारवादियों द्वारा ये प्रार्थना पत्र दिए जाते थे उसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा।
कि ये सब राजनीतिक भिक्षावृत्ति है और मांगने से कोई देता नहीं है, इसलिए इन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति को अपनाया। निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब हम आपका सहयोग ही नहीं करेंगे किसी प्रकार से, ठीक है नहीं, अगर आप इधर को चलोगे तो हम इधर को चलेंगे, कि हम आपका भारत में जो शासन प्रशासन के मामले हैं वहाँ कहीं भी सहयोग नहीं करेंगे। फिर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, यानी कि ब्रिटिश जो भारत में व्यापार करते थे, जो ब्रिटिश तैयार मतलब आपके पास औद्योगिक क्रांति के द्वारा जो भी तैयार माल भारत में आता था, ठीक है नहीं, तो या ब्रिटिश जो भी सामान था हम सबका बहिष्कार करेंगे, ठीक है नहीं, ब्रिटिश वस्तुओं का, ताकि दुश्मन देश को फायदा ना पहुंचे उसका। फिर स्वदेशी पर बल दिया और राष्ट्रीय शिक्षा पर, स्वदेशी, स्वराज, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, ये चार इन्होंने जो अपने मूल जो है उद्देश्य बना लिए, ठीक है नहीं, उग्रवादी नेताओं के द्वारा। तो ये इनकी जो है कार्य पद्धति और विचारधारा थी। उसके बाद अगर मूल्यांकन की मैं बात करूं तो मूल्यांकन में इस आंदोलन की, यानी जो उग्रवादी मूवमेंट चला ये उदारवादी के बाद 1905 के बाद, उसकी अपनी सीमाएं थी और उसका राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान क्या रहा, इन दोनों की बात करेंगे। सीमाओं का मतलब वो आंदोलन कहाँ तक निश्चित रहा, ठीक है नहीं, क्या वो मतलब किस सीमा से वो पार नहीं गया, या उसकी एक दायरा क्या था, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो उग्रवादी आंदोलन था, खासकर जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने लोगों को जोड़ने के लिए आपके पास धार्मिक प्रतीक जो है उनका यूज़ किया। जैसे गणेश महोत्सव मनाया गया, शिवाजी महोत्सव मनाया गया, तो उससे क्या हुआ कि और लोग तो जुड़े, जो हिंदू कम्युनिटी है वो तो जुड़ी, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के मध्य जो है गलत संदेश गया, जिससे भारत में जो है क्या हुआ, सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। और आपके पास उग्रवादी और उदारवादियों के मध्य मतभेद के कारण उसका परिणाम ये हुआ कि 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया गरम दल और नरम दल के बीच में, ठीक है नहीं। तो सीमाएं क्या थी, पहली सीमा ये थी कि जो धार्मिक प्रतीकों यूज हुआ, धार्मिक उत्सव मनाए गए तिलक के द्वारा, शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव, उससे एक कम्युनिटी तो आंदोलन से जुड़ी, लेकिन दूसरी कम्युनिटी के मध्य गलत संदेश गया और सांप्रदायिकता का एक दायरा बढ़ा, ठीक है नहीं। और दूसरा एक आपके पास सीमा ये थी कि उदारवादी और उग्रवादियों के विचारों में भिन्नता का परिणाम ये हुआ कि सूरत अधिवेशन जो 1907 में मतलब जो ताप्ती नदी के किनारे हुआ था सूरत में, उसमें दोनों जो दल हैं अध्यक्ष को लेकर दोनों में एक प्रकार का झगड़ा हुआ या विचार भिन्नता रही, और उसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो गई, जिससे क्या हुआ, जिससे जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो कमजोर पड़ा, ठीक है नहीं। फिर आत्म बलिदान और संघर्ष पर ज्यादा बल देने का परिणाम क्या हुआ कि क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में सामने आया। जब आत्म बलिदान और संघर्ष पर ज्यादा फोकस किया गया तो क्रांतिकारी जो आपके पास मूवमेंट है वो सामने आया। उसका परिणाम क्या हुआ कि लोगों ने क्रांतिकारी संगठनों को ज्वाइन करना शुरू कर दिया और बम और पिस्तौल की जो आपके पास परिभाषा है वो गढ़ी जाने लगी, और आपके पास शक्ति के द्वारा अंग्रेजों को यहाँ से मार भगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, ठीक है नहीं। जिसका एक रिजल्ट क्या निकल कर आया कि अंग्रेजों को राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने का मौका मिल गया। अब अंग्रेज जो है उससे मतलब क्रांतिकारी आपके पास मूवमेंट आगे आया तो अंग्रेजों को दमन करने का मौका मिला, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हुआ, क्योंकि जो लोग जुड़ रहे थे आपके पास उनके मध्य जो है एक भय भी उत्पन्न हो गया, क्योंकि अंग्रेज दमन कर रहे हैं तो उससे जनता में एक भय का माहौल बना। और जो राष्ट्रवादी नेता थे जब वो अपनी बात कहते थे तो अंग्रेज उन्हें फिर शक की निगाहों से देखने लगे हर प्रकार से। तो क्रांतिकारी जो मूवमेंट बढ़ा तो उससे दमन का अंग्रेजों को मौका मिला, ब्रिटिश सरकार को शक्ति आजमाने का मौका मिला, ठीक है नहीं। अब बात करते हैं कि जो उग्रवादी आंदोलन है उसका राष्ट्रीय राजनीति या राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान क्या रहा। तो पहला योगदान तो ये था कि राष्ट्रीय आंदोलन को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया, क्योंकि जो उदारवादी चरण था तो वो केवल शहरों तक था, ठीक है नहीं। वो आपके पास जो उदारवादी नेता थे उन्होंने ये मतलब उचित नहीं समझा कि इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया जाए, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि अभी भारतीय जनता जो है राजनीतिक रूप से उतना जागरूक नहीं है, तो अगर आंदोलन को जनता को एक साथ इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा तो हो सकता है कि जो है उसका नकारात्मक प्रभाव सामने आए। तो इसलिए उन्होंने जनता को आंदोलन से शुरुआती स्तर में ना जोड़ना ही अच्छा विकल्प समझा। लेकिन आपके पास जो उग्रवादी नेता हैं
उन्होंने ये कहा कि जनता जब तक मूवमेंट से नहीं जुड़ेगी तब तक आंदोलन जो है वो अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उग्रवादी नेताओं ने जब आत्म बलिदान और आत्मबल पर या संघर्ष की राजनीति को या निष्क्रिय विरोध की राजनीति को जब आगे बढ़ाया तो उस आंदोलन को जन जन तक इन्होंने पहुंचाया। गांव मतलब जो सिटी से निकल कर आंदोलन गांव कस्बों तक भी गया। फिर राजनीतिक संघर्ष की इन्होंने नई पद्धतियां जैसे निष्क्रिय प्रतिरोध, धरना प्रदर्शन आदि को लोकप्रिय बनाया तथा स्वराज और स्वदेशी जो शब्द हैं इससे लोगों को रूबरू कराया। इससे लोगों में लोकप्रियता मतलब स्वराज और स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार, धरना प्रदर्शन, निष्क्रिय प्रतिरोध, ये सारी जो पद्धतियां हैं आंदोलन की उससे लोगों को जो है जागरूक कराया और लोगों में उसे लोकप्रिय बनाया। तो इस आंदोलन की एक ये भी आपके पास योगदान रहा। एक आपके पास योगदान ये रहा कि त्याग और आत्म बलिदान की भावना से आंदोलन में क्या हुआ, जब जनता ये देखती है कि हमारे नेता जो है इतना त्याग करने के लिए तैयार है, आत्म बलिदान करने के लिए तैयार हैं, तो जनता फिर मूवमेंट से जुड़ जाती है। तो जन विश्वास में वृद्धि होती है, लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर जम जाता है। और ये सब राजनीति में ये बहुत जरूरी है। आज तुम देखते हो बहुत सारी पार्टी हैं, बहुत सारे नेता बड़े होकर भी सफल क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि जनता उनके साथ नहीं जुड़ पाती। मोदी जी आपके पास 2 बार से लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, क्यों? क्योंकि जनता उनके साथ जुड़ी हुई है। और राजनीति में आपके पास आप राजा जब भी बन सकते हो जब जनता आपके साथ जुड़ी हुई है। जनता जनार्दन होती है। अगर आपके पास जनता आपके साथ जुड़ी हुई है तो आपका आंदोलन हो या आपका कोई भी अभियान हो वो सक्सेस होता है। ये उग्रवादी नेता जानते थे। इन्होंने जब आत्म बलिदान पर, त्याग पर ज्यादा बल दिया तो जनता का ऑटोमेटिक ही इनकी ओर रुझान हुआ और जनता जो है राष्ट्रीय मूवमेंट से जमीनी स्तर पर जुड़ने लगी। ठीक है नहीं। उदाहरण जो उग्रवादी विचारधारा है उसमें से अगर हम हिंसा को निकाल दें, अगर उग्रवादी विचारधारा में से हिंसा को अगर निकाल दिया जाए तो निष्क्रिय प्रतिरोध, धरना प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन, ये सारी चीजें जो बचती हैं, इनकी जो आंदोलन की पद्धतियां हैं, उन आंदोलन की पद्धतियों ने महात्मा गांधी जी के आंदोलन का एक आधार तय किया। महात्मा गांधी जी ने इन्हीं पद्धतियों को अपनाकर राष्ट्रीय आंदोलन को एक आपके पास ऑल इंडिया लेवल पर, ठीक है नहीं, एक बहुत बड़ा मूवमेंट बना दिया। आपके पास हर वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ता चला गया। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो उग्रवादी पद्धतियां अपनाई गई उग्रवादी नेताओं के द्वारा आंदोलन की, उन पद्धतियों को आधार बनाकर ही गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और जो राष्ट्रीय मूवमेंट था उसे उसकी जो है आपके पास लक्ष्य तक पहुंचाया। ठीक है नहीं। तो ये आपके पास राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान भी हो गया। राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान क्या रहा उग्रवादी नेताओं का या उग्रवादी चरण का। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि जो उग्रवादी चरण है उसके उदय के क्या कारण थे, उनकी विचारधारा या पद्धति क्या थी और मूल्यांकन किया कि सीमाएं क्या थी और राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान क्या था। तो ये कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछ लेता है ISPCS के कि जो उग्रवादी विचारधारा या उदारवादी विचारधारा क्या है, उनकी विचारधाराएं क्या हैं, कार्य पद्धति क्या है और राष्ट्रीय मूवमेंट में दोनों का योगदान भी बताइए। तो आप बड़े आराम से इन्हें अच्छे से कर सकते हो। ठीक है नहीं। अगर प्री में क्वेश्चन आता है, देखो IAS में तो क्वेश्चन पूछेगा, प्री में, मेंस में पूछेगा तो आप यही लिख के आओगे सारा। ठीक है नहीं, इससे बाहर नहीं लिखोगे। प्री में पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी बात उग्रवादी चरण या उग्रवादी आंदोलन के बारे में सही है। ये जो पॉइंट हैं इन्हीं को आपके पास कथन बना के पूछ लेगा कि नंबर 1 अंग्रेजों से इनका विचारधारा अंग्रेजों से घृणा करना और स्वयं की मुक्ति पर बल देना रही। नंबर 2 आपके पास धर्म सुधार आंदोलन ने उग्रवादी चरण को बढ़ाया। ठीक है नहीं, या उसके लिए आधार तय किया। नंबर 3 उग्रवादी चरण के से अगर हिंसा को निकाल दिया जाए तो इसने गांधीवादी आंदोलनों का आधार तय किया। तो इस टाइप से IAS में पूछता है। PCS में भी 1-2 लाइन करके पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी बात उग्रवादी चरण के बारे में सही है, या नेताओं के बारे में पूछ लेगा कि कौन सा नेता उग्रवादी विचारधारा से संबंधित है। तो इस टाइप से जब मैं आपसे कहता हूँ कि टॉपिक क्लियर होना चाहिए आपका, जब आपका टॉपिक क्लियर होता है तो आप बड़े आराम से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, चाहे वो प्री का है या मेंस का है। ठीक है नहीं। तो बस इसी टाइप से मैं टॉपिक वाइज आपको मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा रहा हूँ। और अगर दोस्तों आपको मेरे प्रयास अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है नहीं।
देखो ये आईएएस पीसीएस की तैयारी अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो आपसे काफ़ी पैसे लेंगे वो, लेकिन मेरी कोशिश ये है टॉपिक वाइज जो है मैं उन बच्चों के लिए भी आपके पास काम कर सकूं जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते, ठीक है नहीं, या आपके पास जो बच्चे चाहते हैं आगे बढ़ना लेकिन वो टॉपिक वाइज चीज़ों को नहीं कर पाते, उन्हें पढ़ने का तरीका नहीं पता, ठीक है नहीं। तो मेरी कोशिश यही है कि हर वर्ग का बच्चा जो है इस नॉलेज को प्राप्त करे और अपने लिए आधार का काम करे, अपने जो भविष्य है उसका जो भी लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में मैं कैसे योगदान दे सकूं, ठीक है नहीं, मेरा ये रहता है। ठीक, अब जो अपना पेड कोर्स है आईएएस पीसीएस के पेड कोर्स भी चल रहे हैं, तो पेड कोर्स का देखो थोड़ा सा जब उधर पैसे देते हैं बच्चे तो उसका थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन यहाँ भी मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको मैक्सिमम चीज़ें समझा पाऊँ, ठीक है नहीं। लेकिन पेड कोर्स का अलग है, वहाँ फिलॉसफी ऑप्शनल पढ़ाया जाता है, वहाँ भी हिस्ट्री कराई जाती है, लेकिन वहाँ फिर मेंस के ज़्यादा मेंस पर फोकस किया जाता है, मेंस के पर्सपेक्टिव से कराया जाता है। यहाँ प्री मेंस आपका दोनों चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है नहीं, यहाँ प्री भी होता है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन आपके पास जो पेड कोर्स है जीएस का वो प्री और मेंस दोनों को लेकर कराया जा रहा है, ठीक है नहीं। तो अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं पेड कोर्स से तो उससे भी जुड़ सकते हैं, फिलॉसफी ऑप्शनल से जुड़ना चाहते हैं तो उससे भी जुड़ सकते हैं, और अगर नहीं जुड़ना चाहते तो ये पर्याप्त है आपके लिए नॉलेज, तो आप अपनी तैयारी को इस टाइप से भी गति दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।